नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लास्ट क्लास में चल रहा था, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे की क्या चीज़ें आती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जितना भी कंटेंट है उसको आप याद करके रखना है, लिख के रखना है। टाइम आपके पास कम है, जितना हो सके बार बार वीडियो को देख लेना, स्पीड पे करके देखना। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें पता ही है, बार बार इसी को देख रहे हैं। जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर और हार्डवेयर डिवाइसेस जितने भी हैं उनके बीच में एक तरह का इंटरफेस का काम करता है। प्रोग्राम्स और प्रोग्राम किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। देखो इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके कार्य देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हम पूरी तरह समझ चुके हैं क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, प्रकार हमने देखे थे लास्ट क्लास में। अब हम देखेंगे इसके कार्य होते क्या है, एक्चुअली में ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता कैसे है काम को। सबसे पहले ये करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में जितनी भी प्रोसेस हम कंप्यूटर को कोई भी यूजर इंसर्ट करता है, कोई भी ऑपरेशन देता है, उसको कोई भी प्रोसेस देता है, उसको मैनेज करता है। कब उसको सीपीयू मिलेगा, कब वो सीपीयू को फ्री करेगा, कब नेक्स्ट प्रोसेस उसके अंदर जाएगी, ये सारी जितनी भी प्रोसेस का काम होता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज करता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके अंदर प्रोसेस कितनी मेमोरी ले रहा है, उस मेमोरी फ्री हो रही है नहीं हो रही है, उन सारी जो काम होता है मेमोरी से रिलेटेड वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, जितनी भी फाइलें हमारी होती है कंप्यूटर के अंदर उन सबको मैनेज करने का काम इसी का ही होता है। डिलीट करना, उसको एडिट करना, अपडेट करना, वो सारा काम कौन करता है? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। उसके बाद आता है डिवाइस। हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइस कनेक्ट है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है या हार्ड डिस्क है, तो उन सबको मैनेज करने का काम किसका होता है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस के अंदर एक हमने चीज देखी थी, डिवाइस ड्राइवर। वो भी क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। उसके बाद आता है यूजर इंटरफेस। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक तरह का इंटरफेस का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जिससे हम कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। इस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर पाएंगे। तो यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई जो हमने देखा था, कमांड लाइन इंटरफेस, सीयूआई जिसको हमने बोला था कमांड लाइन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद सिक्योरिटी, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनका जो मैनेजमेंट होता है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फायरवॉल हो गया, बाहर से कोई वायरस वगैरह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में या कंप्यूटर पे अटैक ना कर सके, उस चीज को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग, डेटा को कंप्यूटर जो नेटवर्क पे डेटा का कम्युनिकेट होता है तो उसको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेट किस तरह से हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको देखते हैं, थोड़ा डीपली देखेंगे। अभी तो हमने इसका सिर्फ डेफिनेशन देखी है, परिभाषा देखी है कि ये काम करते हैं और इनका काम का मतलब क्या है। अब हम इनको थोड़ा डीपली जाके देखते हैं कि इस काम के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट पे होते क्या क्या काम होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट पे? सबसे पहले प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस को क्रिएट करना। भाई कोई भी काम करवाना सबसे पहले उसको बनाना तो पड़ेगा, तो बनाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को क्रिएट करना। सबसे पहले तो ये प्रोसेस को क्रिएट करता है। उसके बाद में प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है? जैसे मल्टीपल प्रोसेस आ गई, मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू के पास आ गई तो उसको मैनेज करना। ऐसे तो है नहीं एक साथ 5-7 अगर प्रोसेस आ गई है तो एक साथ तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो उन सबको शेड्यूलिंग के माध्यम से वन बाय वन हमको रन करना। तो ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग का मतलब यही होता है भी एक के बाद एक, वन बाय वन, ताकि वो डेडलॉक कंडीशन ना आए। डेडलॉक कंडीशन हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग अलग अलग तरह की होती है, जैसे एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा? जैसे कोई प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, ये सीपीयू है,
तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा, जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। जैसे P1 अगर पहले आ रही है तो ये इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर P3 P1 के बाद आ रही है पहले तो इसको एग्जीक्यूट करेगा 1 नंबर पे। अगर P3 2 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। P1 अगर प्रोसेस पहले आ रही है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, पहले प्रोसेस जो आएगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद जैसे ये 2 नंबर पे आई है फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब P3 कंप्लीट हो जाएगी फिर आएगा P2 का नंबर। ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसी को पहले ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हम कहीं पे भी लाइन में लगते हैं, कोई किसी भी चीज के लिए, जैसे टिकट बुकिंग के लिए हम लाइन में लगते हैं, जो लाइन में पहले होता है पहले टिकट उसको मिलती है और जो उसके बाद में होता है फिर उसको मिलती है, वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद होता है राउंड रोबिन। राउंड रोबिन में क्या होता है, एक टाइम क्वांटम होता है। इस नाम को याद रखना, टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम में क्या होता है, हर प्रोसेस के लिए एक फिक्स टाइम होता है। जैसे मान लो 2 मिली सेकेंड का हो गया, ठीक है, जैसे 2 मिली सेकेंड का हो गया। P1 प्रोसेस है, इसको 2 मिली सेकेंड के लिए रन करेंगे, सीपीयू रन करेगा। फिर इसके बाद P2 को 2 मिली सेकेंड के लिए रन करेगा, फिर P3 को 2 मिली सेकेंड के लिए रन करेगा। मतलब एक टाइम पीरियड दे देते हैं उसको, पर इतने टाइम के लिए आप इस सीपीयू को यूज कर सकते हो। अगर वो यूज उसका काम पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है, रेडी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। नहीं, उसके बाद में नई प्रोसेस आ जाती है, फिर उसका काम होता है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से राउंड रोबिन होता है। इसके अंदर एक टाइम क्वांटम होता है, हर काम के लिए एक फिक्स टाइम होता है, इतना टाइम आपके पास है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप रेडी स्टेट में जाओ, उसके बाद में आपका नंबर आएगा। समझ आ गया? उसके बाद आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता है एक किसी भी प्रोसेस को प्रायोरिटी पे रखना। जैसे कोई मल्टीपल प्रोसेस पड़ी है रेडी क्यू के अंदर, तो उसके अंदर प्रायोरिटी निर्धारित की जाती है। भी कई बार कोई ऐसा काम होता है जो पहले चाहिए यूजर को, तो उसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। जैसे P1 है, P2 है, P3 है, तो इसके अंदर एक प्रायोरिटी निर्धारित की जाती है। जैसे P2 की 1 प्रायोरिटी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के आधार पर सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, P2, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है। इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, हाई है। सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, P2, फिर कौन होगा, P1, फिर होगा P3। ये प्रायोरिटी दी जाती है प्रोसेस को ताकि डेडलॉक की कंडीशन ना आए सीपीयू में, ताकि वो सीपीयू हैंग ना हो, रुके नहीं। तो ये कुछ एक शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम्स होती है। इसके अलावा भी कुछ एक होती है, आप इतना ही याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोसेस स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है, एक प्रोसेस से जब दूसरे प्रोसेस पे वो चल जाता है सीपीयू, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्विचिंग। इसके अंदर देखो, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पुराने प्रोसेस की जानकारी जैसे रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर को सेव करना होता है और नए प्रोसेस की जानकारी को लोड करना होता है। ये कुछ माइक्रो सेकंड में होता है, ये तो सबको पता है। ये बहुत ही कम टाइम में ये प्रोसेस होने वाली होती है। तो रजिस्टर देखो, रजिस्टर आए यहाँ पर। रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी का टाइप है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, ठीक है, सबसे फास्ट होती है। फिर इसके बाद कौन होता है, कैश आती है। फिर इसके बाद आती है रैम, ठीक है। ये जो रजिस्टर है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इसको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। फास्टेस्ट मेमोरी, रजिस्टर जो होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है, किसकी तुलना में, कैश और रैम की तुलना में फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, दो प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस जब एक साथ आती है तो उन दोनों के अंदर सामंजस्य बिठाना, कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, ये सब कौन करता है, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीमाफोर, ये नाम याद रखोगे, सीमाफोर, म्यूटेक्स आदि उपयोग करता है ताकि प्रोसेस सही तरीके से रन कर सके, ताकि वो सीपीयू को क्या करे,
हैंग ना कर सके, उसको होल्ड ना कर पाए कोई प्रोसेस, वन बाय वन चल सके वो, ठीक है, ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद आता है प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस के बीच में जब डेटा का आदान प्रदान होता है वही क्या होता है, प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस को खत्म करना, जब वो कंप्लीट हो गया, उसका काम पूरा हो गया, उसने जितना अपना ऑपरेशन करने थे वो कर लिए, उसके बाद प्रोसेस को क्या करना, टर्मिनेट करना, उसको खत्म करना। तो वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो प्रोसेस की कुछ एक स्टेट्स होती हैं। अभी हमने देखा था प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। अब प्रोसेस की कुछ एक स्टेट्स होती है, जब वो प्रोसेस कोई एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोसेस अलग अलग स्टेज पर जाता है। जैसे सबसे पहले न्यू में आया, फिर रेडी में आया, फिर रनिंग में आया, फिर एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया, ठीक है। तो वो क्या होती है, स्टेट्स होती है प्रोसेस की। कौन कौन सी होती है, इसको ध्यान रखना आप। सबसे पहली होती है न्यू स्टेट। जब पहली बार कंप्यूटर के अंदर आता है कोई प्रोसेस तो वो उसकी स्टेट कौन सी होती है, न्यू स्टेट होती है, इसको याद रखना। यह वह स्टेट है जब कोई प्रोसेस पहली बार बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है रेडी स्टेट, जब प्रोसेस सीपीयू के लिए तैयार होता है। न्यू में तो क्या होता है, वो बनती है, क्रिएट होती है। और रेडी में क्या होता है, वो बिल्कुल तैयार होता है, अब मैं सीपीयू को यूज करने के लिए तैयार हूं, तो वो रेडी स्टेट होती है। उसके बाद आती है रनिंग। रनिंग क्या होती है, जब वो सीपीयू को यूज कर रहा होता है, अपनी प्रोसेस को कर रहा होता है, ऑपरेशंस कर रहा होता है, वो क्या होता है, रनिंग स्टेट होती है। उसके बाद आती है वेटिंग या ब्लॉक। वेटिंग या ब्लॉक कब आती है, जब कोई प्रोसेस है वो सीपीयू को यूज कर रही है, तो बीच में उसको किसी और चीज की जरूरत पड़ गई, यूजर के द्वारा कोई डेटा को इनपुट करने उसका वेट कर रहा है, या कोई आईओ का डिवाइस का यूज करना है, तो उस टाइम पे वो कहाँ चला जाता है, वेटिंग स्टेट पे, वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। उस टाइम ये क्यों होता है, ताकि सीपीयू दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सके, ताकि वो उसको हैंग ना कर सके, होल्ड ना करके रखे, ठीक है। उसके बाद आता है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड जब कोई प्रोसेस अपना पूरा ऑपरेशन कर लेती है, पूरा काम कर लेता है, तो उसके बाद काम खत्म होने के बाद उसको कंप्लीट बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। ये देखो डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। सबसे पहले प्रोसेस कहाँ आती है, न्यू स्टेट में। न्यू से कहाँ जाती है, रेडी में। न्यू से कहाँ जाती है, रेडी में। रेडी से फिर कहाँ जाता है, रनिंग में। अगर रनिंग में उसका काम पूरा हो गया है, जब सीपीयू को यूज कर रहा है, उसका मतलब रनिंग स्टेट में है। इस अगर उसका काम पूरा हो गया है तो वो कहाँ जाएगा, टर्मिनेटेड में। यहाँ पर क्या हो जाती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया है, खत्म होगी ये प्रोसेस, ठीक है। अगर वो बीच में उसको किसी चीज की जरूरत है, जैसे हमने बात की थी आईओ की अगर जरूरत है, या यूजर द्वारा कोई इनपुट उसको चाहिए, तो वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग में। वेटिंग में चला जाएगा। फिर वेटिंग से वो कहाँ जाएगा, दोबारा रेडी में। इसको याद रखना, जब कोई प्रोसेस वेटिंग में है तो वेटिंग से वो कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। अब इन बीच में ना एक चीज होती है लॉन्ग टर्म, यहाँ पर क्या चीज हो रही है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलर हमने देखे थे अभी, शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को, इसको बोलते हैं जॉब शेड्यूलर। इसको याद रखना, जॉब शेड्यूलर किसको बोलते हैं, ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसी को जॉब शेड्यूलर बोलते हैं। यहां पर कौन सा शेड्यूलर का काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर। उसके बाद में मिड टर्म शेड्यूलर, वो यहां पर काम कर रहा होता है, मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है। किस स्टेट के बीच में कौन सा शेड्यूलर काम कर रहा है, किस शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जॉब शेड्यूलर किस शेड्यूलर को बोलते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर, ठीक है। और मिड टर्म शेड्यूलर, इनकी स्टेट्स को आपको याद रखना है। प्रोसेस की स्टेट्स क्या है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड और
वेटिंग या ब्लॉक। क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर कोई प्रोसेस सीपीयू को यूज कर रहा है, अपनी प्रोसेस कर रहा है, तो वो किस स्टेट में है, तो वो किस स्टेट में होगा, रनिंग स्टेट में। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी स्पेस देना, किसी प्रोसेस को स्पेस देना, मेमोरी स्पेस देना। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क में मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। जब रैम कम हो जाती है, हमारी रैम कम पड़ जाती है, तो कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो दूसरे हार्ड डिस्क की मेमोरी है वहां से कुछ मेमोरी का पार्ट्स ले लेता है। वो वर्चुअल होता है, आभासी होता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसका यूज करता है। उसके बाद पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, मेमोरी को छोटे छोटे भागों में जब अपन डिवाइड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, पेजिंग या सेगमेंटेशन। इसको याद रखना है, मेमोरी को जब छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उसको क्या बोला जाता है, पेजिंग या सेगमेंटेशन। मेमोरी प्रोटेक्शन, मेमोरी को सुरक्षित रखना, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फ्रेगमेंटेशन से निपटना, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब एक प्रोसेस को आवंटित मेमोरी ब्लॉक के अंदर कुछ स्थान खाली रह जाता है तो यह फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इसको याद रखेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या चीज होती है, जब मेमोरी के अंदर कुछ ब्लॉक्स खाली रह जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर में कई बार हम डीफ्रेगमेंट करते हैं, तो डीफ्रेगमेंट करने का मतलब यही है, जो मेमोरी के अंदर बीच में ब्लॉक्स खाली रह गए हैं जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उन ब्लॉक्स को क्या करते हैं, यूज करने के लिए डीफ्रेगमेंट किया जाता है, फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कैसे होता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके अंदर सबसे पहले फाइल सिस्टम की संरचना में क्या है, एक तो होता है फाइल और एक होता है फोल्डर, या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। फाइल क्या होता है, फाइल सिंपल, हम जैसे कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हमने कोई एप्लीकेशन लिखी है या कोई पैराग्राफ लिखा है या कोई पीपीटी बना रहे हैं, तो वो क्या होती है, फाइल होती है। जैसे कोई वीडियो है तो वो एक फाइल हो गई, कोई हमारा सॉन्ग पढ़ा है, कोई मूवी पढ़ी है, तो वो क्या होती है, एक फाइल होती है, सिंगल फाइल। यह डेटा का एक संग्रहण होता है जो किसी विशिष्ट नाम, फाइल नाम के साथ स्टोर किया जाता है। फाइल विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है। जो सिंगल फाइल होती है उसको फाइल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई गाना हो गया, कोई वीडियो हो गई, तो वो एक फाइल होती है। फोल्डर क्या होता है, जो फाइल्स का कलेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, फोल्डर। जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स पड़ी होती हैं उसको फोल्डर बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद देखो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की प्रक्रिया देखो, इसको फाइल का निर्माण करना, फाइल को बनाना, क्रिएट करना, फाइल का नामकरण करना, उसको नाम देना कोई, वो क्या होता है, फाइल का नामकरण करना, फाइल को हटाना, फाइल को डिलीट करना, ये भी किस में आता है, फाइल मैनेजमेंट में। उसके बाद फाइल का स्थानांतरण, फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में रखना, कट कॉपी पेस्ट करना। इसका तो इसकी थोड़ी की भी याद रख लेना, कट के लिए कौन सी होती है, CTRL प्लस X, कॉपी के लिए कौन सी होती है, CTRL प्लस C, पेस्ट के लिए कौन सी होती है, CTRL प्लस V। ये कुछ एक शॉर्टकट कीज है, जब हम MS ऑफिस को देखेंगे उसमें भी हम ये कीज दोबारा देख लेंगे। अभी इसकी बात आई है तो इसको देख लेते हैं। फोल्डर को, एक फाइल को जब दूसरे फोल्डरों में स्थानांतरित ट्रांसफर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फाइल का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण भी अलग अलग होता है। एक तो कट होता है, कट का मतलब क्या होता है, एक फोल्डर से जब दूसरे फोल्डर में फाइल रख रहे हैं, अगर हम उसको कट कर रहे हैं तो पिछले फोल्डर से हटकर वो नए फोल्डर में चली जाती है। अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो क्या होता है, पुराने फोल्डर में भी पड़ी रहेगी और नए फोल्डर में भी पड़ी रहेगी, वो होता है कॉपी। उसके बाद होता है फाइल एक्सेस करना। एक्सेस का मतलब क्या होता है, फाइल को पढ़ना, लिखना या उसको संशोधित करना या अपडेट करना, वो किस में आता है, फाइल एक्सेस में। अब देखो फाइल सिस्टम के प्रकार, इनको ढंग से याद रखने हमें, इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, इनका नाम भी पूछ लेते हैं। फाइल सिस्टम के प्रकार, सबसे पहले होती है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। जो पुराने डेस्कटॉप आते थे उनके अंदर कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता था, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। अब कौन से यूज हो रहे हैं, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी
फाइल सिस्टम, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है इसका, ये याद रखना। NTFS किस OS में चलता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। उसके बाद आता है EXT, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये किस में होता है? लिनक्स में। लिनक्स हमने देखा था, लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, याद रखना इसको। लिनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम यूज होता है वो कौन सा है? EXT, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। उसके बाद आता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हायरार्किकल किस में होता है? मैक OS में। मैक OS, मैक OS किसका है? मैक OS है एप्पल पे। एप्पल के जो सिस्टम आते हैं उनमें कौन सा होता है? मैक OS। और मैक OS का फाइल सिस्टम क्या होता है? HFS, हायरार्किकल फाइल सिस्टम। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। ये जो एक्सटेंशंस है इनके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। जैसे इमेज का, निम्न में से इमेज का एक्सटेंशन कौन सा है, निम्न में से वीडियो का एक्सटेंशन कौन सा है। तो इन एक्सटेंशंस को आपको बार बार देखना है, बार बार याद करना है इनको। ठीक है, सबसे पहले देखो ये ऑडियो फाइल्स है। ऑडियो फाइल जो MP3 गाने होते हैं, ये जो AIF है, CDA, MID, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। MID की फुल फॉर्म क्या आती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI। इसको याद रखना है, ढंग से याद कर लेना इसकी डेफिनेशन। ये जो इनकी डेफिनेशन है वो भी क्वेश्चन में बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये सारे आपको देखने हैं। उसके बाद में ये कुछ एक वीडियो फाइल्स होती हैं, उनके एक्सटेंशन दिए हैं, इनको भी आपको याद करना है। अगर कोशिश करना है इसको कोई ऐसी जगह लिख के रख लेना ताकि आप जो लास्ट टाइम में रिवीजन करो तो इनको देख सको आप। ठीक है, और इनकी जो फुल फॉर्म है ना, जैसे ये ऑडियो वीडियो इंटरलीव है, जैसे MPEG की है, तो इनको भी आपको फुल फॉर्म इनकी पूरी याद रखनी है। उसके बाद आता है इमेज की फाइलें। इमेज की फाइल में इमेज GIF होगी, JPG, PNG, ये सारी क्या है? इमेज फाइलें हैं। बिटमैप इमेज, BMP, GIF, इसकी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये नाम आपको याद रखने हैं। JPG की जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इनको नाम याद रखने हैं। PNG को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये फुल फॉर्म याद रखनी है। जहां पर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो उस सेक्शन के अंदर आप इनकी फुल फॉर्म लिख के रख लेना। एक्सटेंशन तो आपको याद रखना ही है, एक्सटेंशन वाले में एक्सटेंशन लिख लेना, और जहां पर आप फुल फॉर्म्स लिख के रख रहे हो वहां पर आप इनकी फुल फॉर्म भी लिख के रखना। नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है? जो कंप्रेस की होती है, छोटी की होती है, कंप्रेस करके एक फोल्ड। कंप्रेस का एक सबसे बढ़िया जो बेनिफिट होता है वो ये होता है, वो दूसरे जो वायरसेस के अटैक से वो बची रहती है फाइलें, तभी उनको कंप्रेस करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो करप्ट ना हो, कोई वायरस उसको खराब ना करे, तो उसके लिए कंप्रेस करते हैं अपन। ये याद रखना, gpr.rpm.rar.pkg.7z, ये सारे कौन से है? कंप्रेशन के एक्सटेंशंस हैं। उसके बाद डेटाबेस फाइल एक्सटेंशन, ये भी आपको याद रखने। डेटाबेस होते हैं जो हमने देखा था स्टार्टिंग में। डेटाबेस क्या होता है? डेटा का कलेक्शन होता है, उसको डेटाबेस बोलते हैं। एक टर्म होती है डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा किसे बोला जाता है? डेटा अबाउट डेटा किसे बोला जाता है? डेटा अबाउट डेटा बोला जाता है मेटा डाटा, मेटा डेटा को, मेटा डेटा को। इसको आप ढंग से याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। डेटा अबाउट डेटा क्या होता है? वो होता है मेटा डेटा। ठीक है, तो ये डेटाबेस के सारे हैं। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये बार बार बोल रहा हूं, जो डेफिनेशन का आपका पार्ट है उसके अंदर इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है, और जो एक्सटेंशन का पार्ट है उसमें एक्सटेंशन भी लिखने हैं आपको। उसके बाद ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है जो एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। इसके बाद फॉन्ट फाइल्स है जो अपने फॉन्ट यूज करते हैं, वर्ड MS ऑफिस के अंदर अलग अलग फॉन्ट्स यूज करते हैं, उन फॉन्ट्स के एक्सटेंशंस क्या होते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाता है इनमें से फॉन्ट का एक्सटेंशन कौन सा है, तो इनमें से आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
ये तो था मेमोरी मैनेजमेंट का, फाइल मैनेजमेंट का, सॉरी। उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस, जो भी हमारे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, उन डिवाइसेस को मैनेज करना, कैसे इसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स को लोड करना, डिवाइस ड्राइवर्स को लोड। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये। डिवाइस ड्राइवर कहां पर होते हैं? डिवाइस के अंदर ही होते हैं। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ये इंटरफेस होता है किसके बीच में? जो आपने हार्डवेयर है, डिवाइस है, उसके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो एक इंटरफेस होता है, मीडिएटर होता है, जिसके द्वारा हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कौन होता है? डिवाइस ड्राइवर होता है। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जितने भी है उनको हैंडल करना, डिवाइस असाइनमेंट और डिवाइस फ्री करना। कोई प्रोसेस है उसको डिवाइस देना या उसके काम पूरा होने के बाद उस डिवाइस को फ्री करना, ठीक है, उसको खत्म करना प्रोसेस को, तो वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओ शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। यदि एक ही समय पर कई प्रोसेस एक ही डिवाइस का उपयोग करना चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। ये हमने देखा था शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। शेड्यूलिंग का मतलब होता है जब मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू को यूज करना चाहे तो उनके बीच में एक तरह से सामंजस्य बिठाना, ताकि एक साथ उसके ऊपर लोड ना पड़े, एक साथ सीपीयू को यूज ना कर सके, वन बाय वन उसको यूज कर सके। एक साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कोई चीज, कोई कहीं पर कोई टिकट बुकिंग है या कोई चीज मिल रही है, तो हम अगर लाइन से लेंगे तो वो एक कम समय में होगा और उसके अंदर गड़बड़ी भी नहीं होगी। ऐसा इसके अंदर होता है। सीपीयू को अगर प्रोसेस देनी है तो वन बाय वन उसको दी जाती है। उसके बाद होती है बफरिंग। बफरिंग वह तकनीक है जिसमें डेटा को मेमोरी के एक अस्थायी स्थान बफर में संग्रहित किया जाता है। इसको याद रखना, बफरिंग क्या, बफर का मतलब क्या होता है? एक अस्थायी स्थान होता है मेमोरी के अंदर जहां पर प्रोसेस को रखा जाता है, ठीक है। स्पूलिंग, ये जो टर्म है ना, इन टर्म्स को आप याद रखना है, हमें याद रखना है, बार बार इसको देखना है। स्पूलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर को दिए गए कार्यों को पहले डिस्क पर जमा किया जाता है और बाद में इसे प्रोसेस किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? स्पूलिंग। कोई प्रिंटर को अगर कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, जैसे कोई आईओ डिवाइस है, उसको ऑपरेशन दिया हुआ है, उसको पहले मेमोरी में स्टोर करेंगे, फिर उसको ऑपरेट करेंगे, तो वो उसको क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आउटपुट डिवाइस हमेशा व्यस्त रहे और विभिन्न कार्यों को उचित क्रम में निष्पादित किया जा सके, ताकि वो फ्री ना रहे, ज्यादा उसका यूज हो सके। तो इसके लिए क्या होती है? स्पूलिंग। उसके बाद आता है डिवाइस प्रोटेक्शन। डिवाइस प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस में सुरक्षा सुनिश्चित करता है ताकि प्रोसेस द्वारा प्रोसेस की अनुमति के बिना डिवाइस का उपयोग न कर सके। तो प्रोटेक्शन है, डिवाइस की प्रोटेक्शन कौन करता है? ओएस करता है। एरर डिटेक्शन और हैंडलिंग, कोई डिवाइस पे कोई एरर आ गई तो उसको डिटेक्ट करना, आपको बताना भी इस डिवाइस के अंदर ये एरर आ रही है, ठीक है। हो सके तो अपने लेवल पे वो उसको रिजोल्व करने की भी कोशिश करता है ताकि ज्यादा उसके अंदर दिक्कत ना हो। रिजोल्व करने मतलब उसको हैंडल भी करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सब मोर टर्म्स है, कुछ एक टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, ओएस में रिलेटेड, उनको आपको देखना है। जैसे एक होती है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होती है? डेडलॉक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे से संसाधनों का इंतजार करते हुए फंस जाते हैं। कैसे? जैसे प्रिंटर है, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस है, उनको प्रिंटर चाहिए, ठीक है। जैसे ये प्रिंटर हो गया, ये हो गया प्रिंटर, ये प्रोसेस 1 हो गई, ये प्रोसेस 2 होगी, ये कोई और आईओ डिवाइस हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस इसको एक्सेस कर रही है और इसको एक्सेस करना चाहती है, और इसको पहले से एक्सेस कौन करके बैठा है? P2, ठीक है। और P2 इसको एक्सेस करना चाहता है, लेकिन इसको एक्सेस कौन करके बैठा है? P1। तो इसमें क्या हो गया? डेडलॉक आ गई ना। अब P2 जब तक इसको छोड़ेगा नहीं तब तक P1 उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा प्रिंटर को। जब तक P1 आईओ को नहीं छोड़ेगा तब तक P2 इसको यूज नहीं कर पाएगा।
तो इसको बोलते हैं डेडलॉक की कंडीशन। ना तो ये एग्जीक्यूट हो पाएगी और ना ये एग्जीक्यूट हो पाएगी, ठीक है, अटक गई, हैंग हो गई, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमने देखा था, मेमोरी में जो खाली स्थान बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। उनको इस इशू को रिजोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ ओएस। वैसे आपके ये जनरेशन का पार्ट नहीं है कंप्यूटर जनरेशन का, तो ओएस में थोड़ा सा आया है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी कौन सा ओएस किस जनरेशन में यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन, ये जो ईयर लिखे हुए हैं इनका कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है, आप थोड़ा सा याद कर लेना ताकि आपको आइडिया रहे। जैसे 1945 है, 1955 है, तो ये कहीं पर आपको 1945 से 1956 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन आप रेंज देख लेना भी इस रेंज के अंदर है तो आप उसको टिक कर देना। फर्स्ट जनरेशन कहाँ पे है, 1945 से 1955। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब। जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी उसके अंदर हमने देखा था वैक्यूम ट्यूब्स वाले मॉनिटर देखे थे, ठीक है। और इसके अंदर ओएस कौन सा यूज हुआ था, प्लग बोर्ड्स यूज हुए थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। इसके अंदर बैच सिस्टम चला था, ऑपरेटिंग बैच सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था, जिसके अंदर क्या होता था, प्रोसेस के बैच बनाए जाते थे, उन बैच को फिर क्या किया जाता था, सीपीयू पर एग्जीक्यूट किया जाता था, वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या था, आईसीज का यूज होने लगा। इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको याद रखना है, किस जनरेशन में कौन सा ओएस यूज हुआ था, किस जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिस्ट ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो लिस्ट है इसको आप ढंग से याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूं आपको, इसको कहीं पर लिख के भी रख लेना, शॉर्ट नोट्स में लिख के रख लेना, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। अगर वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, ज्यादा डीपली जाने का मेरे को नहीं लगता ज्यादा डीप जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ओएस किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। मैक ओएस किसका है, एप्पल का। मैक ओएस किसका सॉफ्टवेयर है, ओएस है। एप्पल के जितने भी डिवाइस आते हैं, लैपटॉप आते हैं, तो उसके अंदर कौन होता है, मैक ओएस होता है। उसके बाद में लिनक्स, लिनक्स को कम्युनिटी ड्रिवन, ये किसी एक कंपनी द्वारा नहीं बनाया, कम्युनिटी द्वारा बनाया गया था। ये ओपन सोर्स होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ओपन सोर्स का, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, तो लिनक्स क्या ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट। एग्जांपल क्या है इसका, उबंटू है, फेडोरा है, डेबियन है, ये सारे इसके लिनक्स के एग्जांपल है। इसके बाद यूनिक्स, ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो विंडो है, अभी विंडो का कौन सा वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट जो वर्जन है विंडो 21, ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है इसका, ठीक है। अब देखो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड किसका है, गूगल का, गूगल का है। जितने भी मोबाइल आजकल ज्यादातर मोबाइलों में क्या आता है, गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। आईओएस किसका है, आईओएस किसका है, एप्पल का। एप्पल के जितने भी मोबाइल होंगे उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, आईओएस। वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, एप्पल का। उसके बाद विंडोज फोन, विंडो के जो फोन आए थे उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम था। बाडा, बाडा किसका है, सैमसंग का। बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग के मोबाइलों में आया करते थे, ठीक है। मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम ये नोकिया ने निकाला था और इंटेल ने मिलकर निकाला था। उसका वेब ओएस, पाम ओएस, सेम्बियन ओएस, ब्लैकबेरी, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हैं, मोबाइलों के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना, ढंग से देख लेना, इनके वर्जन देख लेना, ठीक है। पुराना वर्जन कौन था, लेटेस्ट वर्जन, वर्जन इनके चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनके वर्जन आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये थी आज का ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। तो अपन इसको आप दोबारा बार बार देखना, क्लास को स्पीड पे करके देखना, कोशिश करना जो बीच में जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उनको एक जगह शॉर्ट नोट्स में आप लिख कर रखो, ताकि लास्ट टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप कोई वीडियो देखो, तो लास्ट टाइम में सिर्फ उन नोट्स को ही देखना होता है जो हमने लिख कर रखे हैं, जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं। पॉइंट टू पॉइंट होता है, उसके अंदर पूरी थ्योरी नहीं लिखनी होती है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। जैसे जो वीडियो में बताया है कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, तो उन चीजों को लिख के रखना होता है, तो ताकि लास्ट टाइम में हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, ज्यादा टाइम ना लगे और ज्यादा से ज्यादा मैटर को देख सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, तो आपके पास टाइम कम बचा है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पढ़ाई पर लगाओ और जितना हो सके उतना आप टाइम इसको वीडियो को स्पीड पे करके देखो, अपने नोट्स जो है उनको देखो। और एक चीज और है, टाइम को मैनेज करना सीखो। और जो आपकी मार्केट में मॉडल पेपर सारे हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालो। दिन में 4 या 5 मॉडल पेपर तो आपको निकालने ही है। जितने ज्यादा आप मॉडल पेपर निकालोगे उससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा कि आपने तैयारी कितने लेवल तक कर रखी है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। ठीक है, और आपको उससे टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है भी क्वेश्चन आप कम कर रहे हो, टाइम ज्यादा ले रहे हो, भले ही आपको ज्यादा आ रहा हो, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें मॉडल पेपर से ही आप उसको आप शार्प कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।